हेलो नमस्कार। और शुरू करते हैं एक नई और फ्रेश सीरीज़ जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी राहुल कुमार एंड कोट ऑफ द डे कीप कॉल मैन स्टडी हार्ड। तो इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन किए जाएं और एक अच्छा खासा आपको बूस्ट मिले आपको अपनी नॉलेज में, आप जो भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य, गुप्त, कुषाण या कंडो, इन चारों में से प्राचीनतम कौन सा है? मौर्य, आप अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो मौर्य जो आए थे, कब आए थे? 323 BC। और उसके बाद गुप्ता आए, कुषाण, कंडो, गुप्त, ये सब बात की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। ठीक है, प्राचीनतम इन चारों में से प्राचीनतम जो राजवंश है ये कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य 323। और इन्होंने कौटिल्य ने की सहायता से जो है ना अपना राजपाट खड़ा किया था। अगर आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनाम प्रियदर्शी भी था। मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो आंसर इज मौर्य राजा अशोक। तो ये अशोक थे। हाँ, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य किया है तो गलत है। तो देवनाम प्रियदर्शी था और इनको चंडाशोक भी बोला जाता था। चंडाशोक को धम्माशोक, इनको बोला जाता था चंडाशोक, क्योंकि कलिंग जो वार हुई थी इन्होंने आतंक मचा दिया था वहाँ पे, इसलिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा इनके बारे में तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। अच्छा, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो आंसर है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसको कम से कम अपनी एक कॉपी में लिखिए और अपने आप को एनालाइज करिए। अब बौद्ध परिषद के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में, ठीक है। दूसरी हुई थी 383 में, ठीक है। तीसरी हुई थी 255 में। चौथी हुई थी प्रथम ईस्वी, ठीक है। ये 4 जो है ना बौद्ध परिषद हुई हैं, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में, चौथी हुई है कुंडल वन में। और ये कराई थी अजातशत्रु ने। दूसरी किसने कराई थी? दूसरी कराई थी कालाशोक ने। अजातशत्रु, कालाशोक। तीसरी कराई थी अशोक ने और चौथी कराई थी कनिष्क ने। आप इनको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट हैं ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अब जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो अशोक की जो भारी प्रशासनिक परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध। वैसे मैं मानता नहीं हूँ, इनकी नीति में ज़रूर परिवर्तन आ गया। लोग बोलते हैं इनको बहुत हृदय आघात हुआ, फिर भी इन्होंने कलिंग को वापस नहीं किया। तो कुछ नहीं, इतिहास में लिखा है तो हम लोग भी मान लेते हैं कि भाई कलिंग युद्ध में इनको बहुत हृदयघात हुआ और इन्होंने अपनी नीति बदल दी, इन्होंने बहुत अच्छा धर्म अपना लिया। क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि हम नीचे भी देख रहे हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिए। निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका आंसर क्या है? हिरण। कुकुद वाला सांड भी है, हाथी है, घोड़ा भी है, ठीक है, हिरण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे देख रहे हैं यहाँ आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगस्थनीज या जस्टिन? तो आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये सबको पता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। आंसर इसका जो आसान क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ है, ये भी 2011 में आया हुआ है। सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर है पराजित किया गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था? सबको पता होगा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा, बिंदुसार द्वारा या बृहद्रथ द्वारा। तो जो इसका आंसर क्या होगा भाई बताइए? इसका आंसर क्या होगा? दो, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना था। तो उसके बाद में चंद्रगुप्त से इसका युद्ध हुआ और सेल्यूकस को उन्होंने पराजित किया। इनके बीच फिर संधि हो गई थी, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त ने जो है गिरा मारा था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? बताइए। अजातशत्रु, बिंदुसार। देखो दो हैं, एक बिंदुसार एक बिंबसार। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अजातशत्रु हैं, तो ऐसा बोलते हैं इनकी बहुत सारी बिंदु थी, बहुत सारे तिल थे, इसलिए इनका ऐसे ऐसे था, पूरे शरीर में तिल होते हैं ना, इसीलिए इनका नाम बिंदुसार हो गया कि बहुत सारी बिंदु हैं इनके। मौर्य वंश का अंग नहीं है, तो बताइए। अजातशत्रु, सबको पता होगा। अजातशत्रु, उदयन, हिर्यक वंश, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका क्या आंसर होगा? अर्धमगधी, सूरसेनी या मागधी या अडिगा? बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, इसिंग या फाइयान? तो आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मेगस्थनीज किसके टाइम पे आए थे? मौर्य शासनकाल में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, इसका आंसर आप खुद बताइए, और इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं। तृतीय बौद्ध है, पहला बताया था, पहला क्या बताया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो आप देखिए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 13 का दूसरा होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु तथा झेलम। ये बहुत ही तक्षशिला के बारे में अगर पता हो, गांधार राज्य में था 600 से 500 ईसा पूर्व, और समृद्धि की शिखर पर था। 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अगर आपको पता होगा तो आज के समय में इतने सब्जेक्ट नहीं होते, उस टाइम पे 68 सब्जेक्ट पे इन पे एजुकेशन दी जाती थी इस विश्वविद्यालय में। वो अपना इंडिया जो था उस मतलब आज के समय में बहुत से यूनिवर्सिटी होती है, उनमें इतनी एजुकेशन नहीं होती है। उस टाइम में 68 सब्जेक्ट में एजुकेशन दी जाती थी, और बहुत विदेश से, बेबीलोन, यूनान, सीरिया, चीन से लोग इसमें पढ़ने आते थे। और उस टाइम पे लगभग मैं बताता हूँ 10,500 के समथिंग इसमें छात्र पढ़ते थे। बताइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो इंडिया का क्या लेवल रहा होगा उस टाइम पे? प्राचीनतम जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, उसका विस्तार तक किस हद तक रहा होगा। और आज का भारत से अगर हम तुलना करेंगे तो इंडिया कहाँ होता अगर हम इतने इन्वेजन या इतने युद्ध आक्रमण नहीं हुए होते। कभी सोच के देखिए, इतिहास पढ़ के देखिए, बेहद खूबसूरत इतिहास है। भारत का इतिहास बेहद खूबसूरत रहा है, इसके बारे में जानिए, समझिए। चलिए कुछ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? ये बताइए। चंदालिका, आजकल तो औरतें चंदालिका ही होती हैं चारुलता, गौतमी या करुआकी? हाँ, तो इसका आंसर होगा
करुवाकी। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जो इन्होंने प्रभावित किया था, करुवाकी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो कौशाम्बी के जो स्तंभ लेख है करुवाकी द्वारा दिए जाने पर इनका युलोग मिलता है। ये याद रखिए। जो ये स्तंभ है इनका, कौशाम्बी का स्तंभ लेख। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तक्षशिला। हमारे जो विष्णुगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब इनके ही नाम थे। तो ये कहाँ संबंधित है? तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 17, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाल दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, यूनानियों को किसने निकाल दिया था? तो आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मारा था? सेल्यूकस। सिंध नदी के पार में बहुत गिरा के मारा गया था। तो फिर वहीं पे संधि हो गई थी। ठीक है, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया कि भैया ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो ठीक है, रिश्तेदारी बन गई। ऐसे ही होता है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और लोगों को लगता है क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली आता है। 261 BC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि अशोक महान बौद्ध शासक थे तो बौद्ध ही इन्होंने अपनाया होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था अंतिम दिनों में। और अगर आपको पता होगा तो श्रवण बेलगोला यानी मैसूर में जो श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में है, वहाँ पे इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, भूखे एकदम भूख हड़ताल के थ्रू। भूख हड़ताल क्या बोलेंगे उसको, अपने प्राण त्याग नहीं बोलेंगे। हाँ, अपने प्राण त्याग दिए थे। आप ऐसा मत कीजिए, खाइए पीजिए और मेहनत करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। शिलालेखों में से किस राजा को देवानाम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा जाता था? ये बहुत क्वेश्चन आता है भाई। ये देवताओं का प्रिय कुछ नहीं कहा जाता था, ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ग्रंथ तो इन्होंने ही लिखवाए हैं, तो बस इसलिए जो है आप इन्हीं पे चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, देवनाम प्रियदर्शी बोलते थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? बताइए, शकों ने, पार्थियन ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा यूनानियों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे? ये भैया क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, गांठ मार लेना, आएगा क्वेश्चन। ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 22, जूनागढ़ शिलालेख। बताइए, इसका आंसर है रुद्र दामन। अपना दामन जो है ना, उसके दामन में इसको बांध लो, क्वेश्चन को आता ही आता है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्र दामन। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पता हो तो अपने मन में गुनगुनाइए। प्रथम थे 130 से 150 तक रहे हैं। गुजरात है जूनागढ़। अगर आपको पता हो 23। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? सेंट थॉमस, ये भाई भारत आए थे। भारत में ये प्रचार करने के चक्कर में थे। तो किसके शासनकाल में आए थे? चेरा थे, पार्थियन थे, पांड्या थे या चोला थे? बताइए भाई, इसका आंसर होगा पार्थियन। ठीक है, तो हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं और 13 मिनट में 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? क्वेश्चन नंबर 24। बताइए, लेड से, सिल्वर से, गोल्ड से या कॉपर से? तो इसका आंसर है सातवाहन शासक थे, सर्वप्रथम भारत में शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के, ये याद रखना भाई लोग। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम जो है ना शीशे के सिक्के जारी किए थे। और क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर क्या होगा? कादम्ब होगा, सातवाहन होगा, राष्ट्रकूट होगा या मराठा होगा? आंसर क्या होगा? सातवाहन। 25 का आंसर होगा 2। सातवाहन शासनकाल के दौरान, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया। शमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा इनके बारे में, सातवाहन के बारे में, बहुत अच्छा है, कभी
पढ़िए इनके बारे में, संगम युग को पढ़िए, तो उसमें आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा उस एज को टच कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इनको प्लीज़ पढ़िए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? चढ़ाई का मतलब आक्रमण, ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ चढ़ाई की थी, आक्रमण किसने किया था ये बताना है। जॉर्जेक्स ने, अलेक्जेंडर ने, या डेरियस प्रथम, या सेल्यूकस ने? बताइए जल्दी बताइए, डेरियस 1, इन चारों में से क्या आंसर होगा? 26 का आंसर होगा डेरियस 1 ने। ईरान का शासक था डेरियस प्रथम, अगर आपको पता होगा, ईरान के थे भाई, इनको याद रखना थोड़ा सा, डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम ने कहाँ पे किया था? कंबोज पे, गांधार और सिंध को जीत लिया था इन्होंने, 23 प्रांतों में विभक्त कर दिया था, इनको क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो याद रखिए 23 में डिवाइड कर दिया गया था। डेरियस प्रथम थे, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलने वाले शासक कौन थे? भैया गांठ मार लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पेपर में। बताइए भाई लोग क्या आंसर होगा? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? मौर्य थे, भारतीय यूनानी थे, गुप्त या कुषाण थे? कौन थे? भारतीय यूनानी। हाँ, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाई? भारतीय यूनानियों ने, हिंद यूनानी बोलते थे। स्वर्ण सिक्के जारी किए, विम कटफिशर्स का अगर नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं। और ताम्र और रजत के भी सिक्के मिलते थे। तथा पृष्ठ भाग पर त्रिशूलधारी शिव की इनकी प्रतिमा रहती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, त्रिशूलधारी शिव। ठीक है, ये याद रखिए आप। थोड़ा सा छोटे मोटे तथ्य मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? ये तो बता ही दीजिए, हिर्यक वंश, शिशुनाग, शुंग वंश या नंद वंश? बताइए जरा। 28 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? होगा शुंग वंश। देखो मौर्य तो बहुत पुराना, अगर आपने थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा है, और नंद को मार के तो मौर्य बैठे थे। ठीक है, शिशुनाग थे, अगर आपने थोड़ा तो शुंग। ठीक है, थोड़ा सा सीरीज वाइज पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिखर, वर्ण, नगन या गांधार कला? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर होगा गांधार कला। भारतीय और यूनानी कला के जो अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली है वो कौन सी है? गांधार कला। गांधार कला जो शैली है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप, इससे नवीन शैली का उदय हुआ था। यूनानी, बौद्ध या इंडो ग्रीक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त है? यूनानी रोमन कला है ना, कहाँ पे दिखती है? एलोरा में दिखती है, गांधार में दिखती है, बौद्ध कला दिखती है, कलिंग। तो बताइए इसका आंसर होगा क्या? गांधार। ठीक है, अभी इससे पहले अपन ने डिस्कस भी किया है। तो गांधार कला एक और शैली का विकास हुआ था। ग्रीक बौद्ध भी कहा जाता था, विकास कुषाण में हुआ था। तो इसके अंतर्गत करते क्या थे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो ठीक है। मूर्तियों में शरीर की आकृति की सर्वथा एवं यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया जाता था इसमें। ठीक है, तो 31 की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर है कनिष्क ने। ठीक है, और ये तो सीधा सीधा आंसर ही बता दिया, अशोक नहीं है, फाहियान नहीं है, हर्ष नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क ने भारतीयों को महान सिल्क मार्ग आरंभ किया। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से पढ़िए और इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क ने। ठीक है, शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया। कब किया ये तो थोड़ा सा आप इस पे समझिए, थोड़ा सा बताइए। क्या होगा? 78। ठीक है, AD। ठीक, 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास या वसुमित्र? बताइए में से कौन समकालीन थे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र। ये कनिष्क के समकालीन थे। और अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा एक भी पता होगा तो ये राजकवि थे इनके।
चतुर्थ बौद्ध संगत की जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, ये था इसका आंसर, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, अगर आपको पता होगा। और ये कनिष्क के टाइम में हुई थी और फर्स्ट एडी में हुई थी। तो ये फैक्ट जो कुछ हैं आपको पता होने चाहिए। 34 कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो बताइए, उसका आंसर है कला, आर्ट के क्षेत्र में कुषाण काल में। जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं, लिटरेचर बढ़ा नहीं है, रिलीजन बढ़ा नहीं है, आर्किटेक्चर बढ़ा नहीं है, तो क्या हो गया? कला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क। चरक, ये इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, याद रखियो, अगर पेपर मिल जाए तो बोलियो मत। ठीक है। 36 निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने? निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? नाम क्या है इनका? इनका नाम है चंड अशोक। 37 क्या कहता था? भारत का राष्ट्रीय पाचांक किस काल पर आधारित है? ये तो सबको पता है भाई। हाँ, तो 37 का आंसर क्या होगा बताइए? 78 में शक संवत शुरू किया था। अब लोग कनिष्क ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कनिष्क ने शक संवत 78 में शुरू किया था मेरे भाई, इसको याद रखिए। विक्रम संवत भी चालू हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। हाँ, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, तो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। तो इसका बताइए, कांची थी, मदुरई थी, कावेरी पटना थी, तिरुचि। मैंने बहुत सारी हिंट दे दी है, इसका आंसर क्या होगा? मदुरई। ये पूछा जाता है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया है? ये तो सबको पता है यार, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। सांची स्तूप किसने बनवाया है? ठीक है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या था? आपको पता ही है, इनके ही साम्राज्य में हुई थी चौथी वाली, और वसुमित्र जो थे, है ना। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 41 क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? येनसांग थे, फाइयान थे, मेगास्थनीज थे, अल्बरूनी थे। चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों ने खूब सारा डिस्कस किया, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेगास्थनीज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, रिसेंट क्वेश्चन है, कभी 22 में टपक पड़े तो कोई कह नहीं सकते। 42 क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? आरूढ़ हुए थे क्या मतलब हुआ? 42 बताइए। ये यही है 78। ठीक है। 78 में इन्होंने शक संवत भी चालू किया था, आए थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? 43। इसका आंसर क्या होगा? जैनों से। ये याद रखना, जीवक चिंतामणि। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनारस से, इलाहाबाद से, तमिलनाडु से, या खजुराहो से संगम युग है। साउथ का है तो सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों के अर्थ को स्पष्ट किया था? तो सबको पता है, ये अशोक के शिलालेखों का जो अब इन्होंने किया है जेम्स प्रिंसेप 1837। और अगर कोई पूछ दे सिंधु घाटी की सभ्यता IBC के शिलालेखों किसने उल्लेख किया है, तो अभी तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया क्या लिखा है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, तो मुसिरी था। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको नहीं पता होगा, इसको याद रखिए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसिरी था। ठीक है। तो हाँ, अपन बढ़ते हैं। चोर राजवंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे मुसिरी, तोड़ी, बांदर, कभी कभी पूछ लेते हैं। 47 की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली का नाम से किस नाम से जाना जाता है? 47। तो देखिए, कुषाण कला फारसी, ये मैं अभी तक बहुत बार डिस्कस कर, देखो कितनी बार आया हुआ पेपर में, भरा पड़ा है। हमको पूछ लो, हमको ये फिर से पूछा जाए, कुषाण कला में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित कला की शैली को किस नाम से जाना जाता था? तो इंडो ग्रीक हमने कितनी बार अभी बताया, बहुत बार बता चुका हूँ, गांधार कला है। ठीक है। राजा खारवेल किसके चेदी महानतम वंश के शासक थे? तो ये 48 क्वेश्चन का आंसर होगा चोलमंडल, कन्नौज, कलिंग या पुरुषपुर। खारवेल का अगर नाम सुना होगा, खारवेल, चेदी, तो क्या होगा 48 का? कलिंग। ठीक है। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से संबंधित थे। खारवेल को एरा महाराज पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए। क्वेश्चन नंबर 49 है,
कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, इसको जो है ना बहुत अच्छे से देखिए। इसका आंसर क्या होगा, शिलालेख XII यानी कि 13, ठीक है। और ये कुछ भी आंसर इसके नहीं होंगे, इसको थोड़ा सा याद रखिए। तो ये तो सबको पता होता है, कलिंग के युद्ध हुआ, लेकिन कब हुआ, ठीक है, ये याद रखिए। मौर्य वंश का, और अंतिम इसका क्वेश्चन पे आ गए हैं। 25 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपका कम से कम टाइम बर्बाद करते हुए। और इसको एक बार फिर से देखिए, अच्छे से पढ़िए और अंतिम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं तो जो है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया। मौर्य के बाद तुरंत कौन आ गया था, देखो नंदों को तो मार कर आए थे। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, शुंग हो गए, कंड हो गए, तो कौन सा बचेगा, कौन सा बचा, सॉरी शुंग। अभी तो बताया था, इससे पहले एक डिस्कस किया था, ठीक है। नंद को तो मार के आए थे, कंड नहीं होगा। अभी शुंग इससे पहले डिस्कस किया था, तो आंसर क्या होगा, सातवां तो होगा नहीं, शुंग वंश होगा, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा है। इस वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का, ये भी बता दो, ये पूछ लें। बृहद्रथ थे, ठीक है, बृहद्रथ। मेरी राइटिंग बड़ी बेकार सी है, बृहद्रथ। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में थोड़ा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने आप को जज करिए। 50 क्वेश्चन में अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो एक्सीलेंट, और अगर 30 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वेरी गुड, और 25 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो ठीक ठाक है, और उससे कम सही हैं तो आप बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। आप सिलेक्शन करिए है नहीं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच।